प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपको जो गद्य का पहला पाठ है बड़े घर की बेटी यह पढ़ाऊंगा। इसे पढ़ाने से पहले आपके पास अगर किताब हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप किताब देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा और ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने ही खड़ा होकर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले आप किताब खरीद लीजिए। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आज ही जाके आप किताब खरीद लीजिए। तो बड़े घर की बेटी, इस पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद और प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में और इनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। 1936 ईस्वी को प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई। बहुत ही कम आयु वाले प्रेमचंद रहे। आपने प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा और इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और बहुत बड़े लेखक है। एक ऐसे लेखक जो कि यथार्थ कहानियों को अपने उपन्यास में, अपने कहानियों में उन्होंने लिख डाला और सामाजिक उन्होंने जागृति लाने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक ऐसी समस्या का उजागर उन्होंने किया है जो कि आए दिन हम देखते हैं। बहुत सारे परिवारों में नई शादी होने के बाद बहुत से परिवार टूट जाते हैं, या तो बहुओं के कारण से या तो महिलाओं के कारण से। तो यहाँ पर एक ऐसी कहानी है कि उसमें बताया गया है कि किस प्रकार छोटी बड़ी बातों से घर को टूटते हुए घर को टूटना नहीं देना चाहिए, उसे बचाए रखना चाहिए। ऐसी एक महिला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया है। और अगर मैं आपको प्रेमचंद जी के बारे में बताऊं तो इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास इतने नहीं लिखे जिसके कारण से इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, लेकिन जितने भी इन्होंने लिखे हैं वे सारे के सारे उपन्यास बहुत ही चर्चित हुए हैं। इस कारण से इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और करीब 300 से भी ज्यादा इन्होंने कहानियां लिखी है जो कि मानव सरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है। आप उनको लाइब्रेरी में आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको पाठ पढ़ाते पढ़ाते उनमें से जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के हल बताता भी जाऊंगा कि किस भाग में कौन सा प्रश्न आएगा और उसका उत्तर क्या है। तो सबसे पहले मैं इस कहानी के बारे में बताऊंगा आपको संक्षिप्त में कि किस प्रकार यह कहानी है और क्या है। तो देखिए यहाँ पर बेनी माधव सिंह नामक एक ठाकुर है जिनके 2 बेटे हैं और एक का नाम श्रीकंठ है और श्रीकंठ की अभी शादी हुई है जो कि उनकी पत्नी का नाम आनंदी है और आनंदी बहुत बड़े घर से आई हुई है। वहां पर वह बहुत ही अमीर थे उनके पिताजी और यहाँ आने के बाद वो सारी सुख सुविधाएं उसे नहीं मिलती। इसके बाद भी वह उस घर के अनुसार चलने लगती है। एक दिन लाल बिहारी जो कि श्रीकंठ का भाई है वह आकर उसे मांस बनाने के लिए कहता है और वह बनाने के लिए लग जाती है और कहता है कि बड़ी भूख लगी है, जल्दी से बना दो। और उसके बाद वह बनाने लगती है तो घी जो था उसने क्या किया, आनंदी ने पूरा उस मांस में डाल दिया। लेकिन खाने बैठते समय जब लाल बिहारी ने घी पूछा तो उसने कहा कि खत्म हो गया है और इस बात को लेकर लाल बिहारी बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अंत में लाल बिहारी अपने कड़ाऊ यानी चप्पल, एक ऐसा चप्पल जो कि बहुत ही मजबूत रहता है, चर्म का चप्पल, उसने आनंदी को फेंक दिया, आनंदी के ऊपर फेंक दिया। आनंदी ने बचाने की कोशिश की अपने आप को, तो वह उसकी उंगली में लग गया और उसकी उंगली में चोट आ गई और इस कारण से आनंदी को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां पर श्रीकंठ नहीं थे, क्योंकि श्रीकंठ केवल शनिवार को ही आया करते थे, वह दूर के गांव में काम किया करते थे। तो इस कारण से आनंदी ने कहा कि उनको आने दो, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। और शनिवार के दिन श्रीकंठ आ जाता है। आ जाने के बाद श्रीकंठ क्या पत्नी को डांटता है और पत्नी क्या लाल बिहारी को घर से बाहर निकालती है। तो ये सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस कहानी के अंतर्गत बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से इस कहानी को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले बेनी माधव सिंह जो कि गौरीपुर गांव के बहुत बड़े नंबरदार और जमींदार हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के बहुत बड़े नंबरदार और
जमींदार है, तो उन्होंने बहुत जमीन, उनकी बाप दादाओं ने बहुत ही कमाई की थी और उनके घर में एक पक्का कुआं था और एक जमाना था उनके घर के सामने हाथी वगैरह झूला करते थे। लेकिन आज उसकी जगह पर एक बूढ़ी भैंस ने वहां पर जगह ले ली है और वह बूढ़ी भैंस भी पूरी तरह दुबली पतली है और उसकी हड्डियां दिखती है, लेकिन इतनी दुबली होने के बाद भी भैंस बहुत ही दूध देती है। उस भैंस का दूध दूहने के लिए हर कोई लगा रहता है। लाल बिहारी है, वो तो दूध चाहिए और सुबह उठते ही वह जाके एक बर्तन में वह दूध दूहता है और ताजा दूध ऐसे ही पी लेता है। तो इस प्रकार अब बेनी माधव सिंह की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि आधी से अधिक संपत्ति उन्होंने वकीलों को दान दे दिया था। तो देखिए, आधी से अधिक संपत्ति बेनी माधव सिंह ने वकीलों को दान दिया था। इस कारण से बेनी माधव जी की संपत्ति धीरे धीरे घटती जा रही थी। ज्यादा हम कोर्ट कचहरी के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे तो इससे नुकसान हमारा ही होगा। इस बात का ध्यान हमको इस पाठ से मिल जाना चाहिए और यह सबक हमको सीख लेना चाहिए। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, जैसे कि मैंने कहा, और यहाँ पर लिखा है, एक प्रश्न आता है, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के दो बेटे थे और बड़े का नाम श्रीकंठ है और छोटे का नाम लाल बिहारी है। तो बड़े के बारे में अगर बताएं, श्रीकंठ के बारे में बताएं, तो श्रीकंठ बहुत ही मुश्किल से उसने अंग्रेजी डिग्री बीए क्या किया था, उसने बीए की डिग्री उसने प्राप्त की थी। और आपको पता है कि कला विभाग में मिलने वाली ये डिग्री है, तो बीए की डिग्री बहुत ही मुश्किल से उसने पास किया था और इस डिग्री को पास करते करते वह इतना दुबला पतला हो गया था कि बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस कारण से आए दिन वह क्या करता था, बहुत सारी दवाइयाँ लिया करता था और बहुत सारी दवाइयों के कारण से ये बड़े बड़े गाँव के लिए पत्राचार करके वहां से वह दवाई वगैरह मंगाया करता था। दूसरा बेटा जो कि लाल बिहारी है, लाल बिहारी श्रीकंठ के विपरीत है। दैहिक कसरत के कारण से लाल बिहारी ने अपने देह को दुगना बना दिया है। हर दिन वह अपने देह को किस तरह बढ़ाना है और किस तरह मजबूत बनाना है, इसी बात की ओर ज्यादा ध्यान देता रहता है। इस कारण से सुबह उठते ही वह भैंस के पास जाता है और उसका दूध दूह कर वह गटागट पी जाता है। इल्ले ಏನದಂದ್ರೆ ಬೇನಿ ಮಾಧವನ ಏನು ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಆ ಠಾಕೂರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಏನು, ದೊಡ್ಡವನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಂಠ, ಸಣ್ಣವನ ಹೆಸರು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ದೊಡ್ಡವ ಏನದ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಇವ ಬಹಳ ತ್ರಾಸಪಟ್ಟ BA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ BA ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದ್ರ ಅದರ ವಿಪರೀತ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಏನು ಎರಡನೇದವದನ, ಅವ ಬಹಳ ಮಜಬೂತಿದ್ದ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇನ ಆ ಎಮ್ಮಿ ಹಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕುಡಿತಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ರು ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದು, ಅವರ ದಿನಚರಿನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಬಹಳ ಆದರ್ಶವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮತ್ತೇನು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಒಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಊರಾಗ ಏನು ರಾಮಲೀಲಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದರ ಜನಕ ಅವನ ಆಗಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಿದ್ದ. श्रीकंठ सामाजिक प्रथाओं का विशेष प्रेमी था, क्योंकि उसे पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल पसंद नहीं थी और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसके गांव में जो रामलीला की कथा हुआ करती थी, उसका प्रदर्शन हुआ करता था, उसका जनक यही था। और हर साल वहां पर प्रदर्शन हुआ करता था नाटक का, और उस नाटक में यह एक पात्र जरूर लेता था। तो इस प्रकार श्रीकंठ पूरे गांव भर में छाया हुआ था, लोग उसकी मानते थे और बहुत सारे लोगों के घर उजड़ते हुए घरों को श्रीकंठ के कहने पर
बने हुए थे, ये सारी खूबियां श्रीकंठ में थी। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है, बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? तो मैंने कहा कि बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट के रूप में दे चुके थे, क्योंकि हर बार वह क्या करते थे, न्याय के चक्कर में कोर्ट कचहरी घुमा करते थे और इस कारण से वकीलों को फीस देना पड़ता था और उनकी जो संपत्ति थी वो ज्यादातर संपत्ति वकीलों को उसने भेंट कर दिया था। तो इसीलिए बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? वकीलों को। तो यहाँ उसका जवाब क्या होगा? बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? वकीलों को। किसे दे चुके थे? वकीलों को। ಈ ಬೇನಿ ಮಾಧವ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಬಡೆ ಬೇಟೆ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಥಾ? ಠಾಕೂರ್ ಸಾಹಬರ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಶ್ರೀಕಂಠ ಆಗಿತ್ತು। श्रीकंठ। तो ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार श्रीकंठ का स्वभाव था और लाल बिहारी का स्वभाव था। आनंदी एक बड़े घर के उच्च कुल की बेटी थी और उसके पिताजी एक बड़े रियासत के तालुकेदार थे। उनका विशाल मकान था, विशाल भवन था, उनके हाथी वगैरह थे और वहां पर मजली, बहेलियां और झाड़ पानो सभी थे। तो ऑनररी मैजिस्ट्रेटी और ऋण सभी उनको मिलता था, जो कि एक तालुकेदार के भोग के पदार्थ थे, वे सारी चीजें उनको मिलती थी। तो इस प्रकार आनंद के पिताजी का नाम भूप सिंह था। आनंदी के पिताजी का नाम भूप सिंह था। यहाँ पर प्रश्न आता है, आनंदी के पिता का नाम लिखिए। तो आनंदी के पिता का नाम क्या है? भूप सिंह। आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह है, जो कि बहुत ही बड़े रियासत के तालुकेदार थे और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और बहुत अमीर थे। और क्या हुआ कि उनके 7 बेटियां हुई और एक भी लड़का नहीं हुआ और भाग्यवश, दुर्भाग्य से सातों बेटियां जीवित रही। पहले तो बहुत ही उमंग के साथ उन्होंने 3 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से कर दी और इस धूमधाम से करने के कारण से उनका ऋण भी बहुत हो गया, उनके ऊपर कर्ज भी बहुत ही चढ़ गया और इस कारण से चौथी बेटी थी आनंदी, जो कि बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सुशील थी। पिताजी को उस बेटी पर बहुत ही मोह था, चाहते थे कि उस बेटी को किसी अच्छे परिवार के हाथ में दे दे या किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर दे। इसी कारण से वह ढूंढ रहे थे और खर्चा भी कम हो जाए इस बात की ओर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि अब तक 3 बेटियों की शादी के कारण से उनके ऊपर बहुत सारा ऋण चढ़ गया था और कर्ज आ गया था। ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ಆನಂದಿ ಏನದಾಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಈ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದು ರಿಯಾಸತದ ತಾಲೂಕೆದಾರ್ ಆಗಿದ್ರು। ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಆಳಪಾಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಏನಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಈ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು। ಮತ್ತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ದುರ್ಭಾಗ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗಿಗೆ 7 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದವು। ಈ 7 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 7ಕ್ಕೂ 7 ಬದುಕುಳಿದು ಯಾವ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ। ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗ್ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು। ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರು 4ನೇ ಮಗಳಾದಂತಹ ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು। ಮತ್ತು ಆನಂದಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು, ಚಂದಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸುಶೀಲಾಗಿದ್ದು। ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಆನಂದಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು। ಹಿಂಗಾಗಿ ಆನಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾರಾಗಿತ್ತು? ಭೂಪ್ ಸಿಂಗ್ದಾಗಿತ್ತು। ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। एक बार श्रीकंठ नागरी प्रचार के लिए चंदा मांगने के लिए भूप सिंह के पास पहुंच गए।
और जैसे ही वो भूप सिंह के पास पहुंचे और भूप सिंह से उन्होंने बातें की तो भूप सिंह को श्रीकंठ का बर्ताव और विचार बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने सोच लिया कि श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह कर देंगे। तो और उन्होंने झट से श्रीकंठ के साथ आनंदी का विवाह भी कर दिया। ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗನ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹೋದ। ಆ ಹೊತ್ತಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆ ಭೂಪ್ ಸಿಂಗನ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು। ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋದ ಹುಡುಗ ಅನಿಸ್ತು। ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರ ಈ ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹ ಈ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರ ಈ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಜೊತೆ ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು। आनंदी की शादी हो गई श्रीकंठ से, और श्रीकंठ से शादी होने के बाद जब वो श्रीकंठ के घर आई तो वहां पर वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो कि उनके मायके में थी। तो आपके लिए प्रश्न आ सकता है कि आनंदी किस प्रकार नए घर में अपने आप को वह बदल लेती है। तो इस प्रश्न के लिए यही सही जवाब होगा कि आनंदी जब आई श्रीकंठ के घर यानी अपने ससुराल आई तो वहां पर वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो कि भूप सिंह यानी उनके पिताजी के पास थी। फिर भी उसने क्या किया, वहां पर अपने आप को उस रंग ढंग के अनुसार उसने परिवर्तन कर लिया। वहां पर बिल्कुल कोई घोड़ा गाड़ी नहीं था, कोई हाथी वगैरह नहीं थे। आनंदी अपने साथ रेशमी स्लीपर लेके आई थी, लेकिन वहां पर कोई झाड़ फानुस नहीं था, तो इस कारण से वह रेशमी स्लीपर भी उतना वहां पर उपयोगी नहीं था, वो भी बेकार था। लेकिन आनंदी उस घर के अनुसार अपने आप को वह परिवर्तन कर लेती है और उसके अनुसार वह रहने लगती है। तो देखिए वहां पर ठीक से खिड़कियां भी नहीं थी, ऐसा माहौल वहां पर था। और इस तरह होने के बाद भी आनंदी वहां पर वह रहने लगती है। ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆನಂದಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವರು ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಪ ಸಿಂಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಇತ್ತು, ಆ ಆಡಂಬರ ಆ ವೈಭವೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದಂಥ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಸಾದಾ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಆನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು। एक दिन दोपहर में क्या हुआ कि लाल बिहारी दोपहर में खाना खाने के लिए आया था और ऑलरेडी आनंदी ने खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद भी वह लाल बिहारी अपने हाथ में मांस लेके आया था और उसने आनंदी से कहा कि मांस जल्दी से पका दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। यह किससे कहा था इस प्रश्न के लिए आएगा और उसके लिए 1 मार्क्स होता है। और यहाँ पर आपको लिखना है लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। तो इस प्रश्न के बाद तो आनंदी उस मांस को बनाने लगी और बनाते समय उसने जो घी बची हुई थी उसने डाल दिया। और जब खाना परोसने के बाद लाल बिहारी ने और घी पूछा तो आनंदी ने बताया कि घी खत्म हो गया है। और उसके बाद लाल बिहारी ने कहा कि परसों ही तो घी आया था, लेकिन उसने कहा कि खत्म हो गया है। और इस बात से लाल बिहारी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने तुरंत कहा, तो लाल बिहारी ने कहा कि अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया? तो उसने कहा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं है। लाल बिहारी इससे गुस्सा होकर आनंदी को कहता है कि तुम्हारे मायके में जैसे घी की नदियां बहती हो। तो इस बात से आनंदी को गुस्सा आ गया, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने मायके की बुराई सह नहीं सकती। तो इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए पुरुषों को। और जब लाल बिहारी ने ऐसे कहा तो आनंदी को बहुत बुरा लगा और तुरंत वह गुस्से में आकर उसने कहा कि इतना तो घी हमारे यहाँ नाई और कहा खा के जाते हैं। तो इस बात से बहुत ही गुस्से में आकर लाल बिहारी ने जो कड़ाऊ यानी चप्पल था वह उसने आनंदी की ओर फेंक दिया। और आनंदी ने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उंगली पर उसे बहुत चोट आई। और चोट आने के बाद उसने कहा कि अभी मेरे पति नहीं है, जब वे आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगी। और उसने कहा कि यहाँ पर एक वाक्य आता है, देखा होगा आपने, जिसके गुमान पर भूली हुई वो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो यह वाक्य किसने किससे कहा इसके लिए आएगा। और यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंदी से कहा।
यह वाक्य लाल बिहारी ने आनंद से कहा। जब उसने कहा कि मेरे पति जब आएंगे मैं तब तुम्हें बताऊंगी, उसके बाद लाल बिहारी ने कहा कि जिसके गुमान पर यानी जिसका नाम लेकर तुम इतना घमंड दिखा रही हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। इस प्रकार लाल बिहारी आनंदी को डांटता है और वह रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। और ये घटना बृहस्पतिवार को हुई थी, नहीं गुरुवार के दिन यह घटना हुई थी। ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಊಟಕ್ಕಂತ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದ. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಂದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾಡಾಕ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳ. ಅದು ಮಾಂಸ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ತುಪ್ಪನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಆದ್ರ ಊಟ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಆದ್ರ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಮೊನ್ನೆರ ತುಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಘು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಈ ತುಪ್ಪದ ನದಿ ಹರಿತಾವ್ ನೋಡು ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಆನಂದಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸದವ್ರು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾರ, ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಅವ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಈ ಆನಂದಿ ಕಡೆ ಒಗಿತಾನ. ಆನಂದಿ ಅದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿತಾಳ. ಆ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ತದ. ಪೆಟ್ಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಏನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನ, ಯಾರ ಸೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಯಾರ ಸೊಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಗ ನೀನ್ ಮೆರ್ಯಾಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ವಾಕ್ಯ जिसके गुमान पर तुम भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी, इस वाक्य को लाल बिहारी ने आनंदी से कहा. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಆನಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆ ಇದು ಯಾವ ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು? ಗುರುವಾರ ದಿನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು? ಶನಿವಾರ ಮುಗಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಂಠ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಬ್ घर आया करते थे? श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार को श्रीकंठ घर आया करते थे. तो यहाँ पर लिख दीजिए शनिवार को. शनिवार को श्रीकंठ घर आया करते थे. तो इसके बाद थाली उठाकर किसने पलट दी? लाल बिहारी ने थाली उठाकर पलट दी. जब वो खाने के लिए बैठा था और जब उसे गुस्सा आता है आनंदी की बातों से, तब वह थाली उठाकर पलट कर क्या करता है? कड़ाऊ से यानी चप्पल से आनंदी को वह मारता है. तो थाली उठाकर किसने पलट दी? थाली उठाकर लाल बिहारी ने पलट दी.